हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पावर के कॉन्सेप्ट को जाना था और हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, विद्युत शक्ति होती है, वो कार्य करने की दर या जो है जो आपके इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है या जो ऊर्जा है उसके स्थानांतरण या रूपांतरण की दर होती। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे इसको डिटेल में समझ लिया था और हमने जो है इसका जो है यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया था, जिसमें हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो P बराबर IV यहाँ पे आया था। एक फॉर्मूला था आपका डेल W अपॉन डेल T, दूसरा था P बराबर IV। अब हम इसके और आगे से फॉर्मूले को आगे लेके जाते हैं। तो हमें क्या पता है, P बराबर IV होता है। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था और कैसे आया था हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब I का अगर हम फॉर्मूला देखें, ठीक है, चलो V देखते हैं। V बराबर होता है IR के। ठीक है, ठीक है, V बराबर होता है आपके IR के। तो यहाँ पे आप I की जगह लिख सकते हैं V अपॉन R। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे तो P इक्वल्स टू I की जगह आ जाएगा V अपॉन R इंटू V, यानी P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर IV। ओम के नियम से V इक्वल्स टू IR हो तो I की वैल्यू आई V अपॉन R, तो V अपॉन R हमने रख दिया I की जगह, तो V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे V रखते हैं, V की वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा देख लेते हैं। हमें क्या पता है, P इक्वल्स टू VI है। अगर हम V इक्वल्स टू IR रखते हैं तो आपके पास हो जाएगा P इक्वल्स टू, P की जगह IR रख देंगे, इंटू I, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ठीक है, तो P बराबर I स्क्वायर R यहाँ पे आया। तो आपके पास P के फॉर्मूले आगे एक आया है P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, दूसरा आया है P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ठीक है, तो यही यहाँ पे डिराइव किया है। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे V इक्वल्स टू IR, तो आपके पास आ जाएगा P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, जो कि हमने बाद में डिराइव किया है। ये इस तरीके से आ जाएगा ये। फिर इसके बाद लिखेंगे ये वाला, तो आपका क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, फिर आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज दिस पावर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप द कॉइल ऑफ अ बल्ब विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट। तो यहाँ पे जो ये आपको पावर दी गई है यही रिस्पॉन्सिबल है जो आपका बल्ब होता है, बल्ब का जो आपका फिलामेंट होता है, ठीक है, या उसकी जो कॉइल होती है उसको गर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही पावर है। इसी पावर या शक्ति के कारण जो है कॉइल गर्म होती है और लाइट उत्सर्जित करती है। यह वह शक्ति है जो बल्ब की कुंडली को गर्म करने के लिए जिम्मेदार है, जो गर्मी और प्रकाश देती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम एक डिवाइस मान लेते हैं, हमारे पास एक युक्ति है, ठीक है, उसे हम R मान लेते हैं और इस युक्ति का जो पावर है वो P है, कैपिटल P है, और इस पावर को जो है केबल्स के माध्यम से जो है पहुंचाया गया है। अब जो केबल है इनका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसे हम RC मान लेते हैं। ठीक है, तो RC क्या है, इसका रेजिस्टेंस। ठीक, वोल्टेज हम V मान लेते हैं R के क्रॉस। ठीक है,
V वोल्टेज है R डिवाइस के क्रॉस और I करंट जो है इससे फ्लो। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V वोल्टेज है तो V इंटू आई, ठीक है, P बराबर V इंटू आई इसका फॉर्मूला होगा। अब हमारा एक और फॉर्मूला हमने देखा, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो हमने डिवाइस लिया इसका रेजिस्टेंस क्या है, आरसी। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार क्या है आपका, V इक्वल्स टू आई आर सी है, तो आप इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा P इक्वल्स टू आई आर सी आई, यानी P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर सी, ठीक है। तो आपकी पावर आ जाएगी आई स्क्वायर आर सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या माना है कि जो आपका पीसी है, ठीक है, पीसी क्या है, संयोजक तारों में ऊर्जा क्षय पीसी, ठीक है। जो आपकी पावर का जो क्षय हो रहा है उसे यहाँ पे पीसी लिया गया है। तो पीसी का फॉर्मूला होता है आपका आई स्क्वायर आर सी हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह आई की जगह, ये आपका पीसी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर सी हो गया, ठीक है। फिर ये आई की जगह, आई स्क्वायर की जगह आप यहाँ पे से पी अपॉन आर सी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला है आपका, क्या है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर, ठीक है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर। तो यहाँ पे अगर आप जो है आप क्या करें, यहाँ पे जो है आई स्क्वायर की जगह, ठीक है, अगर आप आई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, पी स्क्वायर वी स्क्वायर आप रख देंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि P इक्वल्स टू वी आई होता है, तो यहाँ पे I जो है I बराबर P अपॉन वी होगा, ठीक है। अब आई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे पी स्क्वायर वी स्क्वायर रख सकते हैं आई स्क्वायर की जगह, तो आपके पास जाएगा पीसी, ठीक है। यानी जो संयोजक तारों में ऊर्जा क्षय है वो बराबर हो जाएगा पावर का जो स्क्वायर है, ठीक है, जो कि डिलीवर की जा रही है तार के माध्यम से, आरसी अपॉन, आरसी क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है तार का, और वी क्या है, वी जो है यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, P बराबर वी आई है, ठीक है। अब पीसी को अगर हम क्षय के जो है ऊर्जा क्षय लें, तो पी स्क्वायर आपका आई स्क्वायर आर सी हो जाएगा। आर सी रेजिस्टेंस हो गया आपकी तार का। अब यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, पी अपॉन पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह। तो हमारे पास पी सी बराबर पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा और आर सी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे P इक्वल्स टू वी आई है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, और अगर हम ऊर्जा क्षय की बात करें तो पीसी बराबर आई स्क्वायर आर सी लिख देंगे। और क्या जानते हैं आप जानते हैं कि P इक्वल्स टू वी आई होता है, यानी I इक्वल्स टू पी अपॉन वी। तो P अप I इक्वल्स टू पी अपॉन वी है, तो पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे पीसी आ जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं आप इसे नोट कैसे करेंगे। Consider a device R to which power P is to be delivered by transmission cable having a resistance RC to be dissipated by it finally. If V is the voltage across R and I is the current through it, then क्या कहा है, हम एक डिवाइस लेंगे R जिससे पावर P को हमें डिलीवर करना है केबल्स के माध्यम से। इन केबल का जो प्रतिरोध है वो RC है और वोल्टेज V है, करंट I है, ठीक है। एक युक्ति R पर विचार करें जिसमें RC प्रतिरोध वाले संचरण केबल से होकर शक्ति P को पहुंचाना है, जिसमें
अंतिमतः क्षय होना है। यदि R के सिरे के बीच वोल्टता V है तो और I क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपका P का फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है। ठीक है। अब पावर हाउस या पावर स्टेशन से युक्तियों को संयोजित करने वाली संयोजी तारों का पावर स्टेशन से युक्ति को संयोजित करने वाली संयोजी तारों का प्रतिरोध परिमेपित है और यह RC। अब क्या माना गया है, हम क्या जानते हैं कि पावर स्टेशन से जो तारे ले जाई जा रही हैं उसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, RC। संयोजक तारों में ऊर्जा क्षय PC को जो है, अब अगर यहाँ पे हम PC की बात करें, जो ऊर्जा क्षय है वो आप कैसे लिख सकते हैं, PC बराबर I2R। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि P बराबर VI होता है, यानी I बराबर P अपॉन V होता है। तो यहाँ पे PC बराबर P² अपॉन V² हो गया इंटू RC। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाए। ठीक है, नोट कर। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा। ठीक है, फॉर्मूले से हम क्या समझ सकते हैं, फॉर्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका पावर है, पावर ट्रांसमिशन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वोल्टेज का। पावर ट्रांसमिशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके वोल्टेज का, यानी जो पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज। अब यहाँ पे जो आपकी पावर की हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे जो आपकी पावर जो डिसिपेट हो रही है, क्षय हो, ठीक है, पीसी जो है वो वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी हमें कोई भी डिवाइस जो है उसे चलाना है और उसमें पी पावर वेस्ट हो रही है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब क्या है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम जो है तारों को से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा होती है, उसे बहुत दूर दूर तक लेके जाते हैं, यानी हजारों जो है मील दूरी तक हम इसे लेके जाते हैं। अब तारों से लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस भी है, जैसे हमने अभी आरसी रेजिस्टेंस पढ़ा तो वो उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के कारण क्या होता है, शक्ति क्षय होता है, यानी पावर डिसिपेट होती है। अब लंबी लंबी तारे लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा पावर जो होगा वो यहाँ पे डिसिपेट होगा, जिस कारण क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो पीसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V के, यानी जितना ज्यादा आपका पावर जो है डिसिपेट होगा उतनी ज्यादा वोल्टेज हो जाएगी। अब इसी कारण क्या होता है, जब हम तारों को बहुत दूरी तक लेके जाते हैं तो पावर डिसिपेट ज्यादा होती है, यानी जो V की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कारण क्या किया जाता है, आपका जो ये वोल्टेज क्योंकि बहुत दूरी तक ले जाए तो वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको डायरेक्टली हैंडल करना बहुत ज्यादा सेफ नहीं होता। इसलिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि जो तारे होती है, तारों के दूसरे एंड पे एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जिसके माध्यम से जो वोल्टेज है वो कम किया जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज कम करने के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो आपकी पावर है, जो पावर स्टेशन से आ रही है, जो बिजली है, उसके वोल्टेज को कम किया। Thus to drive a device of power P, the power wasted in connecting wire is inversely proportional to V²। तो हमें क्या पता है, हमने यहाँ पे देखा कि जो पावर वेस्ट हो रही है वो V² के, या ठीक है, क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे हमें पता चला। The transmission cable from power station are 100 miles long and their resistance RC is considerable।
अब केबल की बात करें तो केबल्स के माध्यम से बहुत दूरी तक क्या किया जाता है, पावर ले जाई जाती है, और इनका जो रेजिस्टेंस है वो आरसी है। टू रिड्यूस पीसी these wires carry current at enormous value of V, and this is the reason for the high voltage danger signal in transmission line। अब क्या होता है, शक्ति क्षय को कम करने के लिए जो है, जो भी आपकी पावर ले जाई जाती है उसका जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा किया जाता है, और ये जो है बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण ये सेफ नहीं होता, या हम कहें जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उनमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ले जाया जाता है, तो इसी कारण आपके जो लाइंस होती है उनमें लिखा रहता है, आपका डेंजर सिग्नल लगाया रहता है। आपने देखा होगा उसमें डेंजर का सिग्नल लगाया रहता है, क्योंकि इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सेफ नहीं है। A common sight is we move away from populated area। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपकी जो तारे होती है उनमें लिखा भी होता है, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एट सच वोल्टेज इज नॉट सेफ, यानी इस वोल्टेज में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका यूज करना सेफ नहीं होता। ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एट सच वोल्टेज इज नॉट सेफ। ठीक है, एंड हेंस एट द अदर एंड अ डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मर लोअर्स द वोल्टेज टू अ वैल्यू सुटेबल फॉर यूज। और इस कारण क्या किया जाता है कि ट्रांसफॉर्मर लगाया, जो आखिरी एंड होता है जहां तक पहुंचाना है, बिजली को पहुंचाना है, पावर को पहुंचाना है, वहां पे क्या लगाए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं, ताकि वोल्टेज कम हो जाए और पावर का उपयोग। अतः शक्ति P की किसी युक्ति को संचालित करने के लिए संयोजक तार में शक्ति अपव्यय V² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पावर आने वाले संचरण केबल सैकड़ों मील लंबे होते हैं तथा इनका प्रतिरोध आरसी काफी अधिक होता है। संचरण में होने वाले शक्ति क्षय को कम करने के लिए इन विद्युतवाही तारों में बृहत वोल्टता यानी V का पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यही कारण है कि इन शक्ति संचरण लाइनों पर उच्च वोल्टता खतरे का चिन्ह बना होता है, क्योंकि आबादी वाले क्षेत्र से दूर जाने पर एक सामान्य दृश्य होता है। इतनी उच्च वोल्टता पर विद्युत का प्रयोग सुरक्षित नहीं है, अतः इस धारा में वोल्टता को उपयोग के लिए उपयुक्त मान तक एक युक्ति द्वारा, जिसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, कम किया जाए। ठीक है, तो ये इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बहुत ज्यादा वोल्टेज रखी जाती है, ताकि पावर का जो क्षय है वो कम हो। आप इसको नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है सेल्फ ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी सेल ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध। सेल के बारे में बात करें तो सेल क्या होता है? सेल बेसिकली एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से किसी सर्किट में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या हम ये कहें ये विद्युत धारा का एक स्रोत होता है। इसको हम पावर सप्लाई के रूप में भी जानते हैं, और इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा होती है, वो केमिकल के फॉर्म में स्टोर होती है, और वो केमिकल रिएक्शंस के कारण क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ सेल की बात करी, एक सिंगल सेल, जिसका आपको सिंबल भी पता होगा। ये आपका सिंबल होता है, दो इसके टर्मिनल होता है, एक धन और एक न्यूट्रल टर्मिनल। जो धन टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल में होता है, रेड टर्मिनल लो पोटेंशियल में होता है, और इन्हीं दो पोटेंशियल के कारण ही आपके सर्किट में धारा प्रवाहित होगा। अब जब इन ऐसे बहुत सारे सेलों को आपस में संयोजित किया जाता है तो आपके बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक अगर सेलों को आपस में जोड़ा जाए तो क्या बनती है, बैटरीज बनती हैं। ठीक है, तो सेल क्या है, सबसे बेसिक बात पावर सप्लाई है,
इसमें केमिकल जो है केमिकल रिएक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और दो पोटेंशियल होते हैं, हाई और लो पोटेंशियल, प्लस और माइनस, यानी धन और ऋण। सेल एंड इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सेल, यानी एक विद्युत ऊर्जा आपूर्ति को क्या कहा जाता है, विद्युत सेल कहा जाता है। सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो डिराइव केमिकल रिएक्शन। सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा को जनरेट करते हैं, और ये किससे होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण उत्पन्न होता है। वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर बैटरी, एक या एक से अधिक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उनको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। एक विद्युत ऊर्जा आपूर्ति भी एक विद्युत सेल है। सेल बिजली उत्पन्न करता है और रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त करता है। एक या एक अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बैटरी, ठीक है। तो ये आपका सेल का कॉन्सेप्ट है, नोट करें। अब अगर हम सेल की बात करें तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि दो टर्मिनल होते हैं सेल के, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होता है, जिस कारण क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म में तो इन टर्मिनल को एनोड और कैथोड कहा जाता है। एनोड की बात करें तो एनोड क्या होता है, एनोड बेसिकली करंट को जो है एक चैनल प्रोवाइड करता है, यानी उसके कारण जो एनोड जो होती है, एनोड के कारण क्या होता है, आपका करंट जो है अंदर आता है। और कैथोड की बात करें तो ये फ्लो आउट का चैनल प्रोवाइड करता है, यानी इससे क्या होता है, करंट बाहर की तरफ या डिवाइस की ओर फ्लो करता है। यानी डिवाइस से फ्लो करता है, ठीक है। तो एनोड क्या है, एनोड इज द टर्मिनल फ्रॉम वेयर द करंट फ्लोज इन फ्रॉम आउट, ठीक है। दैट इज इट प्रोवाइड एन इनकमिंग चैनल फॉर द करंट टू एंटर द सर्किट और डिवाइस। क्या कहा गया है, ये इनकमिंग चैनल की तरह कार्य करता है और किसी भी सर्किट में जो है करंट के आने का ये जो है पैसेज प्रोवाइड करता है, रास्ता देता है। एनोड एक टर्मिनल है जहां से करंट बाहर से प्रवाहित होनी है, या यह वह सर्किट डिवाइस में करंट के प्रवेश के लिए इनकमिंग चैनल प्रदान करता है। यानी इसके कारण क्या होता है, आपका जो करंट होता है वो सर्किट में फ्लो करता है या एंटर करता है। कैथोड क्या होता है, इट इज अ टर्मिनल फ्रॉम वेयर द करंट फ्लोज आउट, यानी जिस जहां से करंट बाहर जाता है, यानी इट प्रोवाइड एन आउटगोइंग करंट फ्लो फ्रॉम सर्किट और डिवाइस, यानी ये क्या करता है, सर्किट या डिवाइस से करंट को बाहर फ्लो करता है। कैथोड वह टर्मिनल है जहां से करंट प्रवाहित होता है, यानी यह सर्किट या डिवाइस से आउटगोइंग करंट प्रवाह प्रदान करता, ठीक है। तो दो आपके टर्मिनल है, एनोड और कैथोड, जो कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। जैसे आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वही आपका एनोड होता है, और उसके कारण क्या होता है, करंट आपके सर्किट में एंटर करता है। वही कैथोड से क्या होता है, सर्किट से बाहर जाता है, तो नेगेटिव टर्मिनल आपका कैथोड, ठीक है। नोट, अब हम बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, यह वह बल है जो कि एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जब भी हम ईएमएफ की बात करते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल की हम बात करते हैं, सेल में क्या होता है, आपका जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के कारण ही आपका जो सर्किट होता है उसमें धारा प्रवाह करती है, ठीक है। ईएमएफ इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ क्या है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल होता है, विच इज मेजर्ड इन कूलम, इसको हम कूलम में मेजर करते हैं, कूलम्स ऑफ चार्जेस। इट इज प्रेशर डेवलप
और एन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक एनर्जी और अ सोर्स। ये क्या है, ये बेसिकली एक प्रेशर होता है, एक फोर्स होता है, एक प्रेशर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करता है। It is a device which converts any form of energy into electrical energy, which is then measured with coulombs of charges. ये क्या करता है, ये किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। EMF that is electromotive force is denoted by, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, EMF बराबर IR प्लस, जहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो है EMF जो है वो उसका फॉर्मूला है I इंटू आर प्लस आर, ठीक है। EMF इलेक्ट्रोमोटिव बल है जिसे आवेश की कूलम में मापा जाता है। यह किसी विद्युत ऊर्जा या स्रोत से विकसित दाब या विद्युत तीव्रता है। यह एक उपकरण है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे फिर कूलम चार्ज में मापा जाता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, दर्शाया जाता है इस तरह, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने पावर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। हमने ये देखा कि किस तरीके से शक्ति क्षय जो है वो वोल्टेज के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिस कारण जो है आपके जब लंबी तारों से धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वोल्टेज ज्यादा रखी जाती है ताकि शक्ति क्षय कम, और जहां तक उसे पहुंचाना है वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कि इस वोल्टेज को कम करता है ताकि हम इसका यूज कर पाए। इसके साथ साथ हमने सेल के कॉन्सेप्ट को जाना, एनोड कैथोड के कॉन्सेप्ट को जाना और EMF के कॉन्सेप्ट को जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आपको जितना आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।